हाय। आज की हमारी बुक समरी का नाम है अनस्क्रिप्टेड बाय एमजे डी मार्को। इस समरी को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। क्या आप सच में अपनी जिंदगी जी रहे हैं या बस सोसाइटी के लिखे हुए स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे हैं? आखिर कुछ लोग बहुत कम उम्र में ही फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल कर लेते हैं, जबकि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नौकरी करते रह जाते हैं? क्या सिर्फ मेहनत करना ही अमीर बनने के लिए काफी है या असली गेम कुछ और है? अगर कल से आपकी सैलरी बंद हो जाए तो कितने दिन तक आप बिना परेशानी के जी पाएंगे? अगर आपको पता चले कि बचपन से ही आपको सफलता के बारे में गलत फॉर्मूला सिखाया गया है, तो क्या आप उसे बदलने के लिए तैयार होंगे? आज की हमारी बुक समरी इन्हीं सारे सवालों के जवाब देगी और आपको फाइनेंस के बारे में एक अलग दुनिया दिखाने की कोशिश करेगी। चलिए शुरू करते हैं। रात के लगभग 11:30 बजे थे। शहर की सड़कों पर गाड़ियों का शोर अब धीरे धीरे कम हो चुका था, लेकिन कुछ लोग अभी भी भाग रहे थे। कोई आखिरी बस पकड़ने के लिए दौड़ रहा था, कोई देर रात की शिफ्ट खत्म करके लौट रहा था और कोई अगले दिन की चिंता में डूबा हुआ अपने फोन की स्क्रीन पर बैंक बैलेंस देख रहा है। उस शहर की एक पुरानी बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर एक छोटे से किराए के कमरे में आरव अपनी कुर्सी पर बैठा लैपटॉप की स्क्रीन घूर रहा था। स्क्रीन पर एक एक्सेल सीट खुली थी। हर महीने की कमाई और खर्च का हिसाब। सैलरी 32,000 रुपये, रूम रेंट 8,500 रुपये, EMI 5,200 रुपये, घर भेजे गए पैसे 7,000 रुपये, खर्चे 8,000 रुपये, बचत 3,300 रुपये। 3,300 पूरा महीना कटने के बाद यही बचता है। आरव ने गहरी सांस ली और कुर्सी पर पीछे टिकाया। कमरे की छत पर घूमता पंखा जैसे उसकी हालत पर हंस रहा हो। उसने फोन उठाया, सोशल मीडिया खोला। उसके कॉलेज के दोस्त ऋषभ की फोटो सामने आई। नई कार, कैप्शन लिखा था हार्ड वर्क पे ऑफ। आरव मुस्कराया। उसे पता था ऋषभ के पिता का बड़ा बिजनेस था। उसने अगली पोस्ट देखी। कोई विदेश घूम रहा है, कोई स्टार्टअप शुरू करने की बात कर रहा है, कोई मोटिवेशन कोट डाल रहा था, फॉलो योर ड्रीम्स। आरव ने फोन पटक दिया। उसे गुस्सा नहीं आ रहा था, उसे खालीपन महसूस हो रहा था। वो 26 साल का था, इंजीनियरिंग की थी, कैंपस प्लेसमेंट से नौकरी मिली थी। सबने कहा था कि अब जिंदगी सेट है, लेकिन उसे हर सुबह 6 बजे उठकर भीड़ भरी मेट्रो में धक्के खाते हुए ऑफिस जाना, 8-10 घंटे स्क्रीन पर झुककर काम करना, बॉस की बेवजह की डांट सुनना और फिर रात को लौटकर अगले दिन वही सब दोहराना। किसी दिन सेट जिंदगी जैसा नहीं लगता था। उसे लगता था जैसे वो ऐसी किसी फिल्म में फंस गया है जिसकी स्क्रिप्ट उसने कभी पढ़ी ही नहीं है। एक दिन ऑफिस में लंच ब्रेक के दौरान सब लोग कैंटीन में बैठे थे। किसी ने पूछा, यार अगले अप्रेजल में कितनी हिके मिलेगी? दूसरे ने कहा, अगर 20% मिल जाए तो मजा आ जाए। तीसरा बोला, बस प्रमोशन हो जाए, लाइफ सॉर्टेड है। आरव चुप था। उसने अचानक पूछा, अगर प्रमोशन मिल भी गया तो क्या? सबने उसकी तरफ देखा। मतलब उसके बाद सीनियर रोल, फिर मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर और फिर कुछ सेकंड की चुप्पी रही। फिर एक लड़का हंसते हुए बोला, फिर क्या, रिटायरमेंट, यही लाइफ है भाई। सब हंस पड़े।
लेकिन आरव नहीं हंसा। उस रात उसने पहली बार खुद से एक सवाल पूछा, क्या सच में यही लाइफ है? उस सवाल ने उसके अंदर कुछ तोड़ दिया था। अगले कई दिनों तक वो बेचैन रहा, काम करता लेकिन मन नहीं लगता, घर लौटता लेकिन चैन नहीं मिलता। रात को सोते हुए दिमाग में वही सवाल घूमता रहता। एक रविवार बिना किसी योजना के वो शहर के पुराने हिस्से में निकल गया। वहाँ एक छोटी सी किताब की दुकान थी। धूल भरी अलमारियां, पुराने पन्नों की खुशबू और एक बूढ़ा दुकानदार। आरव यूं ही किताबें पलट रहा था। उसकी नज़र एक पतली सी पुरानी डायरी पर पड़ी। उसके कवर पर बस एक शब्द लिखा था, अनलिखा। उसने डायरी खोली। अगले पन्ने पर लिखा है, सबसे खतरनाक कैद वो है जिसमें कैदी को लगता है कि वो आज़ाद है। आरव ठिठक गया। उसने आगे पढ़ा, दुनिया तुम्हें एक तयशुदा रास्ता देती है। पढ़ो, डिग्री लो, नौकरी करो, ईएमआई भरो और रिटायर हो जाओ। अगर तुमने कभी सवाल नहीं पूछा तो समझो तुमने अपनी जिंदगी खुद नहीं जी है। आरव देर तक उस पन्ने को देखता रहा। दुकानदार उसके पास आया। अच्छी लगी? ये किसने लिखी है? बूढ़ा मुस्कराया। किसी ऐसे आदमी ने जिसने अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखी थी। आरव ने वो डायरी खरीद ली। उस रात उसने पूरी डायरी पढ़ डाली। उसमें कहानियां थी ऐसे लोगों की जिन्होंने साधारण जिंदगी से शुरुआत की, लेकिन तय रास्ते पर चलने के बजाय अपना रास्ता बनाया। किसी ने छोटा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया, किसी ने अपनी स्किल बेचनी शुरू की, किसी ने लोगों की समस्या हल करके पैसा कमाया। एक लाइन बार बार दोहराई गई थी, समय के बदले पैसा कमाना गरीबी का सबसे सभ्य रूप है। ये लाइन आरव ने सीने में उतर गई। अगले दिन से उसने अपने आसपास की दुनिया को अलग नजर से देखना शुरू किया। ऑफिस जाते हुए उसने देखा, सड़क किनारे चाय वाला सुबह 5 बजे से काम कर रहा था और उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ रहती। उसने सोचा ये आदमी किसी बॉस के लिए नहीं, अपने लिए मेहनत कर रहा है। उसे ऑनलाइन बिजनेस के बारे में पढ़ना शुरू किया। डिजिटल प्रोडक्ट्स, फाइनेंसिंग, ऑडियंस बिल्डिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। शुरुआत में सब कंफ्यूजिंग था। उसने कई वीडियो देखे, कई आर्टिकल्स पढ़े, कई बार ये सब स्कैम है। फिर एक दिन उसे समझ आया, सवाल ये नहीं है कि कौन सा बिजनेस शुरू किया जाए, सवाल ये है कि कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। उसने खुद से पूछा, मैं क्या कर सकता हूँ? उसे याद आया कि कॉलेज में लोग उसे प्रेजेंटेशन बनवाते थे। उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी थी। वो कॉम्प्लेक्स चीज़ें आसान भाषा में समझा सकता था। उसने छोटे बिजनेस के लिए कॉन्वेंट राइटिंग और प्रेजेंटेशन डिज़ाइन की सर्विस शुरू करने का फैसला किया। पहला महीना 0 क्लाइंट, दूसरा महीना 2 क्लाइंट, कुल कमाई 2500 रुपये। तीसरा महीना एक क्लाइंट ने पेमेंट ही नहीं की। वो टूट गया। उसे लगा शायद ये उसके बस की बात नहीं है। उसी रात उसने रेजिग्नेशन लेटर लिखने के बजाय अपनी डायरी खोली और लिखा, अगर रास्ता मुश्किल है तो शायद यही सही रास्ता है। उसने हार नहीं मानी। वो रोज ऑफिस के बाद 11 बजे तक सीखता, प्रैक्टिस करता, कोल्ड ईमेल्स भेजता। धीरे धीरे क्लाइंट्स आने लगे। पहले 5,000, फिर 12,000, फिर 28,000। एक दिन उसकी साइड इनकम उसकी सैलरी के बराबर हो गई। उस दिन ऑफिस में बैठा वो स्क्रीन देख रहा था, वही क्यूबिकल लाइट, वही एक्सेल सीट, लेकिन इस बार कुछ बदल चुका था। अब वो मजबूर नहीं था। उसके पास चॉइस थी, और चॉइस ही असली फ्रीडम होती है। उसने नोटिस पीरियड डाला। बॉस ने पूछा, कहीं बेटर पैकेज मिला है? आरव मुस्कराया।
पैकेज नहीं, रास्ता मिला है। ऑफिस छोड़ने के बाद शुरू के महीने आसान नहीं थे। कई बार इनकम कम हुई, कई क्लाइंट्स चले गए, कई रातें चिंता में गुजारी। लेकिन हर मुश्किल के साथ उसकी समझ बढ़ती गई। उसे एहसास हुआ कि फ्रीडम का मतलब आसान जिंदगी नहीं होता। फ्रीडम का मतलब होता है मुश्किलें अपनी पसंद की हों। 3 साल बाद आरव उसी शहर की एक छोटी सी बिल्डिंग की छत पर खड़ा था। नीचे वही सड़कें थी, वही भागते हुए लोग, लेकिन अब उन्हें देखकर घबराता नहीं था। वो समझ चुका था कि दुनिया की सबसे बड़ी चाल यही है कि तुम्हें व्यस्त रखा जाए ताकि तुम कभी सोच ही ना सको कि तुम सच में क्या चाहते हो। उसने अपनी जेब से पुरानी डायरी निकाली। आखिरी पन्ने पर उसने लिखा, जिंदगी स्क्रिप्टेड तब तक रहती है जब तक तुम सवाल नहीं पूछते। जिस दिन तुमने पूछ लिया क्यों, उसी दिन तुम्हारी असली कहानी शुरू हो जाएगी। उसने आसमान की तरफ देखा और पहली बार उसे लगा वो जी रहा है, सिर्फ सांस नहीं ले रहा। आरव ने देर तक उसी छत पर खड़ा रहा। आरव, रात की हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन इस बार उसमें बेचैनी नहीं थी। उसके भीतर एक अजीब सी शांति, ऐसी शांति जो अब आती है जब इंसान पहली बार अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेता है। नीचे शहर जगमगा रहा था। हर रोशनी किसी घर की थी। हर घर में कोई सपना, हर सपने के पीछे कोई संघर्ष। लेकिन आरव अब एक बात समझ चुका है, ज्यादातर लोग सपने देखते जरूर हैं पर उन्हें जीने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, क्योंकि सपने देखने से ज्यादा मुश्किल होता है तयशुदा रास्ते को छोड़ना। उस रात जब घर लौटा तो उसे नींद नहीं आई। वो खिड़की के पास बैठा रहा। सामने वाली बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर एक खिड़की जल रही थी। वहां एक आदमी लैपटॉप पर झुका हुआ शायद ऑफिस का काम कर रहा था, शायद डेडलाइन पूरी कर रहा, शायद प्रमोशन की उम्मीदों में एक्स्ट्रा आवर्स दे रहा है। आरव को अचानक अपना पुराना चेहरा उसमें दिखा। वही झुकी हुई पीठ, वही ढकी हुई आंखें, वही उम्मीद कि शायद अगले महीने कुछ बदल जाएगा। लेकिन सच्चाई यही थी, अगर दिशा नहीं बदली तो मंजिल कभी नहीं बदली। सुबह करीब 4 बजे उसकी आंख लग गई। कुछ घंटे बाद फोन की घंटी ने नींद टूटी। माँ का कॉल था। बेटा कैसे हो? ठीक हूँ माँ। माँ कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तेरे पापा पूछ रहे थे काम कैसा चल रहा है। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा चल रहा है। असल में पिछले 2 महीने थोड़े कठिन गए थे। 2 बड़े क्लाइंट्स अचानक चले गए, इनकम आधी रह गई, सेविंग धीरे धीरे खत्म हो रही थी। लेकिन उसने कभी किसी को नहीं बताया। वो जानता था कि अगर उसने घर पर सच बताया तो सबसे पहला सवाल यही आएगा, नौकरी क्यों छोड़ी? और उसके पास इसका जवाब शब्दों में नहीं था। कुछ फैसले तर्क से नहीं, भीतर की आवाज से लिए जाते हैं। उस दिन उसने तय किया कि अब सिर्फ फ्रीलांसिंग से आगे बढ़ना होगा। अगर उसे सच में आज़ादी चाहिए तो उसे ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो उसके हर घंटे पर निर्भर न हो। यहीं से उसके जीवन का दूसरा चरण शुरू हुआ। उसने खुद से पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो मैं एक बार बनाऊं और बार बार वैल्यू दे। कई दिनों तक वो सोचता रहा। एक शाम वो पास के बैठे कैफे में बैठा था। उसके सामने 2 कॉलेज स्टूडेंट बैठे थे। वे आपस में बात कर रहे थे। एक लड़का परेशान होकर बोला, यार कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, मेरी इंटरव्यू में अटक जाता हूँ। दूसरा बोला, मुझे भी यही प्रॉब्लम है, पढ़ाई ठीक है लेकिन बोल नहीं पाता। आरव के दिमाग में जैसे बिजली कौंध गई। उसे याद आया कि कितने लोग इसी समस्या से जूझते हैं और यही तो उसकी ताकत है, कॉम्प्लेक्स चीजों को आसान बनाकर समझाना। उसने उसी रात एक आइडिया लिखा,
ऐसा प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन प्रोग्राम जो आम लोगों को कॉन्फिडेंस दे। उसने अगले 6 महीने दिन रात उस पर काम किया। वीडियो स्क्रिप्टेड लिखी, एग्जाम्पल्स तैयार किए, रियल लाइफ सिचुएशन को मॉड्यूल में बदला। कई बार लगा कि ये सब बेकार है, कई बार वीडियो रिकॉर्ड करके डिलीट कर दिए, कई बार अपनी ही आवाज़ सुनकर शर्म आई, लेकिन उसने जारी रखा क्योंकि वो एक बात समझ चुका था, परफेक्शन एक्शन का दुश्मन है। जब उसका पहला ऑनलाइन प्रोग्राम तैयार हुआ, उसने उसे लॉन्च किया। पहले दिन 0 सेल, दूसरे दिन 0, तीसरे दिन एक सेल 499 रुपीज़। उसने पेमेंट नोटिफिकेशन को 5 मिनट तक देखा। 499 रुपीज़, ये रकम बड़ी नहीं थी, लेकिन उसके लिए इसका मतलब बहुत बड़ा था। किसी ने उसके बनाए वैल्यू के लिए पैसे दिए थे। ये प्रूफ था कि रास्ता सही है। उसने मार्केटिंग सीखी, ऑडियंस बनानी सीखी, स्टोरीज सुनानी सीखी। धीरे धीरे सेल्स बढ़ने लगी। 1 महीने में 17 सेल्स, फिर 43 और फिर 100। 6 महीने बाद उसकी मंथली इनकम उस सैलरी से 3 गुना थी, उस जिसके लिए कभी वो रोज 10 घंटे देता था। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव पैसे में नहीं था, सबसे बड़ा बदलाव उसके सोचने के तरीके में था। अब वो हर चीज को अलग नजर से देखता था। जहां लोग प्रॉब्लम देखते हैं, वहां वो अपॉर्चुनिटी देखने लगा था। जहां लोग रिस्क देखते हैं, वहां वो पॉसिबिलिटीज देखने लगा था। एक दिन वो अपने पुराने ऑफिस के पास से गुजर रहा है। लंच ब्रेक का समय है। कई लोग बाहर खड़े, हाथ में चाय, चेहरे पर थकान। उन्हीं में से उसे समीर दिखा, उसका पुराना कलीग। समीर ने उसे देखा और हैरानी से बोला, अरे भाई, कहाँ गायब हो गए? दोनों पास की चाय की दुकान पर बैठ गए। कुछ देर इधर उधर की बात हुई। फिर समीर ने धीरे से पूछा, सच बता, बाहर की दुनिया उतनी अच्छी है जितनी दिखती है? आरव मुस्कराया। उसने कहा, बाहर की दुनिया आसान नहीं है। वहां कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं, कोई गारंटी नहीं, कई रातें डर में गुजरती हैं। लेकिन वहां हर सुबह उठते ही ये एहसास होता है कि आज जो भी होगा वो मेरे फैसले का नतीजा होगा। समीर चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा, कभी कभी लगता है मैं फंस गया हूं। आरव ने उसकी आंखों में देखा। उसे अपना पुराना चेहरा फिर दिखाई दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, फंसे हुए लोग वही होते हैं जो दरवाज़ा खुला होने के बावजूद बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते। समीर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आरव उसके चेहरे पर सवाल उभर आए थे, और सवाल ही बदलाव की शुरुआत होते हैं। उस रात आरव घर लौटा तो उसने अपनी पुरानी डायरी खोली। उसने एक पन्ना खोला और लिखा, लोग सोचते हैं कि आज़ादी पैसे से मिलती है। सच ये है कि आज़ादी क्लैरिटी से मिलती है। जिस दिन तुम्हें साफ दिखने लगे कि तुम क्या चाहते हो, उसी दिन से दुनिया तुम्हें रोक नहीं सकती। वो देर तक पन्ने को देखता रहा। फिर अचानक उसका फ़ोन बजा, अननोन नंबर। उसने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से एक कांपती हुई आवाज़ आई, सर, शायद आप मुझे नहीं जानते, मैंने आपका कोर्स लिया था। हाँ, मैं बस थैंक यू कहना चाहता था। आरव चुप रहा। लड़का आगे बोला, मैं बहुत डरा हुआ इंसान था, किसी से बात नहीं कर पाता था। आपके लेसन फॉलो किए, आज मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया, पहली नौकरी मिली है। कुछ सेकंड तक आरव कुछ नहीं बोल पाया। उसकी आंखें नम हो गई। उसे पहली बार एहसास हुआ, सक्सेस का असली मतलब बैंक बैलेंस नहीं होता। सक्सेस वो पल है जब तुम्हारा बनाया हुआ कुछ किसी और की जिंदगी बदल दे। उस रात उसने खिड़की से बाहर देखते हुए सोचा, शायद यही अनस्क्रिप्टेड लाइफ है। सिर्फ अपनी कहानी बदली नहीं, बल्कि दूसरों को भी अपनी कहानी बदलने की हिम्मत देना। और तभी पहली बार उसे लगा
उसकी कहानी अभी शुरू ही हुई है। उस रात के बाद आरव के भीतर कुछ स्थायी रूप से बदल गया। पहले वो काम इसलिए करता था ताकि पैसे कमाए जा सकें। फिर वो काम इसलिए करने लगा था ताकि आज़ादी मिल सके। लेकिन अब पहली बार उसे महसूस हुआ था कि शायद इंसान का सबसे बड़ा उद्देश्य सिर्फ खुद को आज़ाद करना नहीं होता। असली जीत तब होती है जब तुम्हारी आज़ादी किसी और के लिए रास्ता बन जाए। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो सूरज की हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी। खिड़की से आती हवा में एक अलग सी ताजगी। उसने फ़ोन उठाया। रात वाले अनजान नंबर से एक लंबा मैसेज आया हुआ था। मैसेज उस लड़के का। उसने लिखा था, सर मैं छोटे शहर से हूँ, मेरे पापा दर्जी हैं, हमेशा डर लगता था कि मैं कुछ बड़ा नहीं कर पाऊँगा। जब पहली बार आपका वीडियो देखा तो जैसे लगा कोई पहली बार सच बोल रहा है। आपने कहा था कि डर खत्म होने का इंतज़ार मत करो, डर के साथ चलना सीखो। कल इंटरव्यू में बहुत घबराहट थी, लेकिन वही लाइन याद रही, आज मेरी नौकरी लग गई। शायद आपको ये छोटी बात लगे, लेकिन मेरे घर के लिए बहुत बड़ी बात है। आरव ने देर तक स्क्रीन को देखता रहा। एक अजीब सा एहसास उसके भीतर उठ रहा था। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसके शब्द किसी अनजान इंसान के घर में इतनी बड़ी खुशी ले आएंगे। वो कुर्सी पर बैठ गया और कुछ देर तक चुप रहा। उसे याद आया 3 साल पहले वो खुद किसी कमरे में बैठा अपने बैंक बैलेंस को देखता था और सोचता था कि जिंदगी बस खर्चों का हिसाब है। आज पहली बार उसे लगा कि जिंदगी सिर्फ कमाने के लिए नहीं होती, जिंदगी असर छोड़ने के लिए होती है। लेकिन हर नई समझ के साथ एक नई परीक्षा आती है। कुछ महीनों में आरव का काम तेजी से बढ़ने लगा। उसके कोर्सेस पॉपुलर हो रहे थे, उससे लोग सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहे थे, इंटरव्यू कॉल्स आने लगे, पॉडकास्ट के इनविटेशन आने लगे। बाहर से सब कुछ शानदार दिख रहा था, लेकिन अंदर धीरे धीरे एक नया डर जन्म ले रहा था। अब उसे खोने का डर। पहले उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, अब रेपुटेशन, इनकम, ऑडियंस। और यही वो वजह या जगह होती है जहां बहुत से लोग रुक जाते हैं। वे जीतने के बाद सुरक्षित खेलना शुरू करते हैं। एक शाम आरव ने अपने डेस्क पर बैठा एनालिसिस देख रहा था। पिछले महीने रेवेन्यू रिकॉर्ड हाई है। उसके मन में एक आवाज़ आई, बस अब यही करते रहो, रिस्क मत लो। लेकिन उसी पल दूसरी आवाज उठी, क्या तुम फिर स्क्रिप्टेड हो रहे हो? वो ठिठक गया। उसने लैपटॉप बंद किया। वो जानता था कि कंफर्ट जोन सिर्फ नौकरी में नहीं होता, कंफर्ट जोन सफलता के बाद भी आ सकता है। और अगर उसके डर के कारण खुद को रोक लिया तो वो उसी जाल में फंस जाएगा जिससे बाहर निकलने के लिए उसने इतनी लड़ाई लड़ी है। वो रात वो शहर से बाहर निकल गया। काफ़ी दूर एक शांत पहाड़ी पर जाकर बैठ गया। नीचे दूर दूर तक शहर की रोशनी थी। वहीं बैठकर उसने खुद से एक सवाल पूछा, अगर पैसे, पहचान और सब हटा दिया जाए तो मैं सच में क्या बनना चाहता हूँ? कई घंटे तक वो सोचता रहा और फिर उसके भीतर एक जवाब उभरा। वो सिर्फ कोर्सेस नहीं बेचना चाहता था, वो एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहता था जहाँ साधारण लोग प्रैक्टिकल स्किल सीखकर अपनी ज़िंदगी बदल सकें। एक ऐसी कम्युनिटी जहां लोग नौकरी से भागने नहीं बल्कि अपने भीतर की क्षमता पहचानने के लिए आए। उसने उसी रात फैसला किया, वो एक बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाएगा। ऐसा प्लेटफॉर्म जो सिर्फ इंफॉर्मेशन न दे, ट्रांसफॉर्मेशन दे। ये फैसला आसान नहीं था। इसका मतलब था कि अपनी सेविंग का बड़ा हिस्सा लगाना, टीम हायर करना, बड़ा रिस्क लेना।
उसने प्रोजेक्ट शुरू किया। पहले 3 महीने केवोस रहे। डेवलपर्स डेडलाइन मिस करते, डिजाइन खराब आते, टीम मेंबर्स छोड़कर चले जाते। एक रात फ्रस्ट्रेशन में उसने मेज पर हाथ मारा। उसे लगा शायद उसने गलती कर दी। उसने खुद से कहा शायद छोटा ही ठीक था, क्यों इतना बड़ा सोच लिया। लेकिन तभी उसकी नजर सामने रखी पुरानी डायरी पर पड़ी। उसने उसे खोला। एक पुराना वाक्य सामने था, छोटा सोचने में उतनी ही मेहनत लगती है जितना बड़ा सोचने में। वो देर तक उस लाइन को देखता रहा और फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे एहसास हुआ डर इस बात का प्रमाण नहीं है कि रास्ता गलत है। कई बार डर इस बात का संकेत होता है कि तुम अपनी सीमा से आगे नहीं बढ़ रहे हो। उसे अगले दिन फिर से काम शुरू किया। एक एक करके चीजें ठीक होने लगी। 6 महीने बाद प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ। पहले दिन सर्वर क्रैश हो गया। इतने लोग एक साथ जुड़ गए कि सिस्टम संभाल नहीं पाया। टीम पैनिक में थी, लेकिन आरव हंस रहा था क्योंकि यह फेलियर नहीं था, ये उस डिमांड का प्रूफ था जिसने उसने कल्पना की थी। धीरे धीरे प्लेटफॉर्म स्टेबल हुआ। हजारों लोग जुड़ने लगे। देश के अलग अलग कोनों से मैसेज आने लगे। किसी ने लिखा मैं आपकी वजह से अपना पहला क्लाइंट पाया है। किसी ने लिखा मैंने पहली बार खुद पर भरोसा करना सीखा है। किसी ने लिखा मैं अब अपने परिवार की आर्थिक मदद कर पा रहा हूँ। हर मैसेज आरव को उसकी शुरुआत याद दिलाता। मैं हर बार उसे वही छोटा किराए का कमरा याद आता, वही एक्सेल सीट, वही 3,300 की बचत, वही खालीपन। उसे समझ आया और उस समय जो दर्द था वही उसकी ताकत बना। अगर वो दर्द ना होता तो शायद वो कभी सवाल ही नहीं पूछता। एक दिन उसके पिता पहली बार उससे मिलने शहर आए। उन्होंने उसके ऑफिस को देखा, टीम देखी, काम करते लोग देखे। बहुत देर तक कुछ नहीं बोले, फिर धीरे से बोले बेटा सच बताऊं। आरव मुस्कराया, हाँ पापा, जब तूने नौकरी छोड़ी थी मुझे लगा कि तू गलती कर रहा है। आरव चुपचाप सुनता रहा। पिता की आवाज भर्रा गई, लेकिन आज समझ आया तू नौकरी नहीं छोड़ रहा था, तो डर छोड़ रहा था। ये सुनकर आरव की आंखें भर आई। कई सालों की अनकही दूर जैसे उसी पल पिघल गई। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, सबसे बड़ी जीत तब होती है जब दुनिया तुम्हें सफल माने। सबसे बड़ी जीत तब होती है जब तुम्हारे अपने लोग तुम्हारी उड़ान को समझ जाएं। वो लिख ही रहा था, अचानक बिजली चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया, लेकिन खिड़की से आती चांदनी उसकी डायरी पर पड़ रही थी। उसने उस हल्की सी रोशनी में आखिरी लाइन लिखी, जिंदगी कभी पूरी तरह रोशन नहीं होती। हम बस इतना सीखते हैं कि अंधेरे में भी रास्ता कैसे देखना है। वो मुस्कराया, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले ही हफ्ते उसके जिंदगी में एक ऐसी घटना होने वाली है जो उसकी अब तक की सारी समझ को चुनौती देने वाली थी। एक ऐसी घटना जो उसे फिर से शून्य पर खड़ा कर देगी। और यहीं से उसकी कहानी एक ऐसे मोड़ पर जाने वाली थी जिसने उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगले सोमवार की सुबह बाकी दिनों जैसी शुरू हुई थी। आरव हमेशा की तरह जल्दी उठ गया, हल्की दौड़ लगाई, चाय बनाई और बालकनी में बैठकर दिन की प्लानिंग करने लगा। आसमान साफ था, हवा में हल्की ठंडक थी, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन कई बार जिंदगी सबसे बड़े तूफान से ठीक पहले बिल्कुल शांत दिखाई देती है। करीब 9:30 बजे उसका फोन लगातार बजने लगा। पहले एक कॉल, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ उसकी ऑपरेशन टीम का हेड निखिल था। उसकी आवाज घबराई हुई थी, आरव तुरंत ऑफिस आओ अभी। क्या हुआ? कुछ सेकंड चुप्पी, फिर निखिल ने धीमे लेकिन कांपते हुए कहा,
हमारा पूरा प्लेटफॉर्म डाउन हो गया है, और सिर्फ डाउन नहीं, सारे यूजर डेटा का इनएक्सेसिबल हो गया है। आरव का दिल एक पल को रुक सा गया। क्या मतलब इनएक्सेसिबल? सर्वर ब्रीच हुआ। शायद हमें पूरी क्लैरिटी नहीं, लेकिन सिस्टम लॉक हो चुका था। उसके हाथ से चाय का कप लगभग छूट गया। 20 मिनट बाद वो ऑफिस पहुंचा। पूरा माहौल तनाव से भरा था। स्क्रीन पर एरर लेख थे। टीम के चेहरे पर पैनिक साफ दिख रहा था। हर कोई कीबोर्ड पर तेजी से काम कर रहा था। आरव सीधे सर्वर रूम के पास बने कंट्रोल डेस्क पर पहुंचा। स्थिति, एक सीनियर इंजीनियर ने भारी आवाज में कहा, अटैक लगता है। कुछ फाइल्स इनक्रिप्टेड हैं, एक्सेस ब्लॉक्ड है, बैकअप सर्वर भी करप्ट हो चुका है। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव को जैसे लगा उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई हो। 3 साल की मेहनत, हजारों स्टूडेंट्स, उसका डेटा, उनका भरोसा, सब कुछ खतरे में था। उसके दिमाग में एक साथ 100 सवाल दौड़ने लगे। कैसे हुआ? किसने किया? अब क्या होगा अगर रिकवर ना हुआ तो? लेकिन पैनिक का सबसे खतरनाक असर यही होता है, वो इंसान जो सोचने नहीं देता। आरव ने गहरी सांस ली। उसने खुद को संभाला, और पहली बार उसने महसूस किया कि असली लीडरशिप अच्छे दिनों में नहीं, बुरे दिनों में साबित होती है। उसने सबको शांत रहने को कहा। लिसन एवरीवन, पैनिक से कुछ सॉल्व नहीं होगा। जो कंट्रोल में है उस पर फोकस करो। उसकी आवाज स्थिर थी, हालांकि भीतर वो खुद कांप रहा था। अगले 24 घंटे किसी युद्ध से कम नहीं थे। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बुलाए गए, रिकवरी अटेम्प्ट्स शुरू हुई, टीम लगातार काम करती रही। आरव ने 1 मिनट भी नहीं सोया, लेकिन अगले दिन शाम तक साफ हो गया। सिस्टम रिस्टोर होने में कई हफ्ते लग सकते हैं, और तब तक प्लेटफॉर्म पूरी तरह बंद रहेगा। इसका मतलब था कि रेवेन्यू जीरो, कस्टमर ट्रस्ट खतरे में, सोशल मीडिया बैकलैश का खतरा, सबसे बड़ा वो सपना जिसे उसने इतनी मेहनत से बनाया था, बिखर सकता था। उस रात वो अकेला ऑफिस की छत पे बैठा था। चारों तरफ अंधेरा। नीचे शहर वैसे ही चल रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन उसके भीतर जैसे सब रुक गया। उसने खुद से पूछा, क्या यही अंत है? उसके मन में पहली बार हार मान लेने का विचार आया। उसने सोचा, अगर मैं वापस नौकरी कर लूं तो कम से कम स्टेबिलिटी तो होगी। वो विचार कुछ देर के लिए सुकून देने वाला लगा, जैसे थका हुआ यात्री तूफान देखकर वापस लौटने का सोचता है। लेकिन तभी उसे अपनी शुरुआत याद आई। वो छोटा कमरा, वही एक्सेल सीट, वही खालीपन। अगर वो अब लौट गया तो वो सिर्फ बिजनेस नहीं खोएगा, वो खुद को खो देगा। उसी वक्त उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया। एक ईमेल था। सब्जेक्ट लाइन, यू थॉट अस नॉट टू क्विट। उसने मेल खोला। ये उसके प्लेटफॉर्म की एक स्टूडेंट सिया का था। उसने लिखा था, सर हमें पता चला कि प्लेटफॉर्म पर इश्यू चल रहा है। मैं बस आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आपने ही हमें सिखाया था कि मुश्किल वक्त में हार मानना आसान होता है, लेकिन ग्रोथ वहीं होती है जहाँ डिस्कम्फर्ट होता है। आपने हम सब की जिंदगी बदली है। अब आपकी बारी है कि अपनी ही सीख याद करने की। आरव देर तक स्क्रीन देखता रहा। उसकी आंखें नम हो गई। कभी कभी ब्रह्मांड जवाब सीधे नहीं देता, वो लोगों के माध्यम से देता है। उसने उसी पल फैसला किया, वो हार नहीं मानेगा। अगली सुबह उसने पूरी कम्युनिटी के साथ लाइव आकर सच बताया। कोई बहाना नहीं, कोई झूठ नहीं। उसने साफ कहा, हाँ हमसे गलती हुई है, हमने सिक्योरिटी पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना देना चाहिए था। इसका नुकसान हुआ, लेकिन मैं वादा करता हूं कि हम इसे पहले से बेहतर बनाकर लौटेंगे।
कुछ लोगों ने गुस्सा किया, कुछ ने तो क्रिटिसाइज किया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ज़्यादातर लोगों ने सपोर्ट किया, क्योंकि लोग परफेक्शन से ज़्यादा ऑनेस्टी को सम्मान देते थे। अगले 2 महीने रिकवरी में लगे। आरव और उसकी टीम ने दिन रात काम किया। उसने प्लेटफॉर्म को ग्राउंड अप रीबिल्ड किया, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पूरी बदला, नए सिस्टम्स लगाए। कई बार एग्जॉस्शन इतनी बढ़ जाती थी कि टीम टूटने लगती। ऐसे वक्त में आरव सिर्फ एक बात कहता, ये हमारा अंत नहीं है, ये हमारा एवोल्यूशन है। धीरे धीरे सिस्टम तैयार हुआ। रीलॉन्च का दिन आया। हमारी सांसें थमी हुई थी। क्लॉक ने शाम के 7 बजाए। लंच बटन दबा, कुछ सेकेंड, फिर डैशबोर्ड ग्रीन हुआ। सर्वर स्टेबल है, ट्रैफिक हैंडल हो रहा था, एवरीथिंग ऑपरेशनल। पूरे ऑफिस में तालियां गूंज उठी। कुछ लोग खुशी से रो पड़े। आरव कुर्सी पर बैठ गया। उसने आंखें बंद कर ली। उस पल उसे एक गहरी सच्चाई समझ आई। पहली सफलता इंसान को कॉन्फिडेंट देती है, लेकिन बड़ी सफलता उसे कैरेक्टर देती है। उस रात सेलिब्रेशन के बाद वो अकेला देर तक ऑफिस में बैठा रहा। टेबल पर उसकी पुरानी डायरी रखी थी। उसने नया पन्ना खोला और लिखा, जीवन शानदार है, हार कर दोबारा उठना ट्रांसफॉर्मेटिव है। क्योंकि पहली जीत दुनिया को साबित करती है कि तुम कर सकते हो, दूसरी जीत तुम्हें खुद को साबित करती है कि तुम कभी नहीं टूटोगे। वो लिख ही रहा था कि उसके फ़ोन पर एक और मैसेज आया। यह मैसेज एक अननोन इंटरनेशनल नंबर से था। सिर्फ एक लाइन लिखी थी, योर वर्क हैज रीच्ड बियॉन्ड बॉर्डर्स, वी नीड टू टॉक। नीचे सिग्नेचर था, एथन मार्शल, फाउंडर एक्सेल ग्लोबल। आरव ने मैसेज दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अंदाजा नहीं था कि यह मैसेज उसकी जिंदगी को सिर्फ देश के स्तर पर नहीं, पूरी दुनिया के स्तर पर बदलने वाला है। और यहीं से उसकी अनस्क्रिप्टेड जर्नी ऐसे मोड़ पर पड़ने लगी जहां उसका सामना सिर्फ अवसरों से नहीं, बल्कि अपने सपनों, अपने सबसे बड़े आंतरिक संघर्ष से होने वाला था। आरव ने स्क्रीन पर चमकते उस संदेश को कई बार पढ़ा। एथन मार्शल नाम उसके लिए नया नहीं था। ये एक्सेंट ग्लोबल दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती लर्निंग कंपनियों में गिनी जाती थी। उनके ऑनलाइन लीडर्स प्रोग्राम्स कई देशों में चल रहे थे, करोड़ों यूजर्स, विशाल टीम, ग्लोबल रीच। आरव ने कई बार उनके इंटरव्यू देखे थे और उसी कंपनी का फाउंडर उसे मैसेज कर रहा था। कुछ सेकंड तक वो कुर्सी पर चुप रहा। उसके भीतर एक्साइटमेंट थी, लेकिन उसके साथ एक हल्का डर भी, क्योंकि बड़े मौके अक्सर सिर्फ अवसर लेकर नहीं आते, वे परीक्षा भी लेकर आते हैं। उसने मैसेज का जवाब दिया। अगले दिन वीडियो कॉल तय हुई। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। उसका दिमाग कई कल्पनाएं करता रहा। क्या वे पार्टनरशिप चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट, एक्विजिशन, या सिर्फ कैजुअल बातचीत? सुबह ठीक 10 बजे कॉल शुरू हुई। स्क्रीन पर एक शांत चेहरा उभरा, करीब 50 साल का व्यक्ति, सफ़ेद होते बाल, आंखों में अजीब सी स्थिरता। आरव, यस, गुड टू फाइनली मीट यू। एथल की आवाज़ बेहद सधी हुई थी। कुछ फॉर्मल बातचीत के बाद उसने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, हम पिछले 1 साल से तुम्हारा काम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तुम्हारे प्लेटफॉर्म की ग्रोथ इम्प्रेसिव है, लेकिन ग्रोथ से ज़्यादा हमें तुम्हारी फिलॉसफी ने प्रभावित किया है। आरव चुपचाप सुनता रहा। एथन आगे बोला, हम भारत में अपना सबसे बड़ा एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि तुम उसे लीड करो। आरव का दिल जोर से धड़का। एथन ने ऑफर सामने रखा, एक विशाल फंडिंग पैकेज, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल एक्सपोजर और एनुअल कंपनसेशन, इतनी बड़ी कि आरव ने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की थी। कुछ पल के लिए कमरा जैसे शांत हो गया हो।
3 साल पहले जो लड़का 3,300 की बचत देखकर परेशान होता था, उसके सामने आज करोड़ों का प्रस्ताव था। ये वही पल था जिसका सपना कभी उसने देखा था। लेकिन एथन की अगली लाइन ने सब कुछ बदल दिया। एक कंडीशन। आरव की आंखें सिकुड़ गई। तुम्हारा एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म पूरी तरह एक्सेंड ग्लोबल के इकोसिस्टम में मर्ज होगा। ब्रांडिंग, कंटेंट, डायरेक्शन, स्ट्रैटेजी सब कुछ ग्लोबल फ्रेमवर्क के अनुसार होगा। मतलब साफ था, उसका प्लेटफॉर्म रहेगा लेकिन उसका नहीं रहेगा। उसका विजन रहेगा लेकिन बदला हुआ। उसकी पहचान सरवाइव करेगी लेकिन डिल्यूटेड होकर। कॉल खत्म होने के बाद आरव देर तक ब्लैंक बैठा रहा। ऑफर इतना बड़ा था कि उसे मना करना लगभग मूर्खता लगता। ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता, ग्लोबल स्केल देता, फैमिली की हर चिंता खत्म कर देता। लेकिन भीतर कहीं एक बेचैनी थी। वो बेचैनी सिर्फ बिजनेस डिसीजन की नहीं थी, ये आइडेंटिटी की। उस रात कुछ देर तक एक शहर की सड़कों पर चलता रहा। हर तरफ भागते लोग। किसी रेस्टोरेंट में लोग हंस रहे थे, किसी कैब में कोई जल्दी में था, किसी सिग्नल पर एक बच्चा फूल बेच रहा था। दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही है, लेकिन उसके भीतर तूफान सा आ गया हो। उसे लगा जैसे वो फिर एक चौराहे पर खड़ा है। एक रास्ता सुरक्षित है, दूसरा अनिश्चित। पहला रास्ता पैसा देता, दूसरा रास्ता पर्पस बचाता। वो चलते चलते उसी पुरानी किताब की दुकान में पहुंचा जहां वो सालों पहले उसे वो डायरी मिली थी। दुकान अब भी वहीं है, वही धूल भरी सेल्वेस, वही बूढ़ा दुकानदार। उसे देखकर बूढ़ा मुस्कराया। काफी समय बाद आए। आरव ने धीमे से सिर हिलाया। वो कुछ देर चुप रहा, फिर अचानक बैठा। अगर आपके सामने ऐसा मौका हो जो सब कुछ बदल सकता हो, लेकिन बदले में आपको खुद को थोड़ा खोना पड़े, तो क्या करना चाहिए? बूढ़े ने ध्यान से उसकी आंखों की ओर देखा। फिर बिना जवाब दिए उसने सेल्फ से एक पुरानी शतरंज की बिसात निकाली। उसने एक प्यादा उठाया और कहा, यह क्या है? प्यादा। फिर उसने उसे बोर्ड की आखिरी खाने पर रख दिया। अब आरव बोला, ये अब भी किसी बड़े मोहरे में बदल सकता है। बूढ़ा मुस्कराया, बिल्कुल, लेकिन अगर ये बीच रास्ते में किसी दूसरे मोहरे जैसा बनने की कोशिश करे तो वो कभी नहीं बदल पाएगा। आरव कुछ पल उसे देखता रहा। बूढ़े ने धीमे से कहा, हर बड़ा अवसर सही अवसर नहीं होता। कुछ अवसर सिर्फ इसलिए चमकते हैं क्योंकि वे तुम्हारी कमजोरी जानते हैं। ये शब्द सीधे उसके भीतर उतर गए। वो बिना कुछ कहे दुकान से बाहर निकल गया। पूरी रात उसने अपने कमरे में बैठकर सोचा। उसने डायरी खोली, पहला पन्ना पढ़ा। सबसे खतरनाक कैद वो है जिसमें कैदी को लगता है कि वो आज़ाद है। वो देर तक उस लाइन को देखता रहा। उसे एहसास हुआ, अगर उसने सिर्फ पैसे और प्रेजेंटीज के लिए डील स्वीकार कर ली तो वो फिर उसी स्क्रिप्टेड कार्ज में लौट आएगा। बस इस बार केद सुनहरी होगी। सुबह उसने एथन को जवाब दिया। वीडियो कॉल कनेक्ट हुई। एथन मुस्कराया, आई होप यू मेड द स्मार्ट डिसीजन। आरव ने शांत स्वर में कहा, आई हैव मेड द राइट वन फॉर मी। और उसने ऑफर ठुकरा दिया। कुछ सेकेंड साइलेंस रहा। फिर एथेन ने अप्रत्याशित रूप से मुस्कराते हुए कहा, गुड। आरव चौंक गया। एथेन आगे झुका और पूरी ऑफर असली थी, लेकिन ये एक टेस्ट भी था। वोट। मैं ये देखना चाहता था कि तुम अपने मिशन के प्रति कितने कमिटेड हो। ज्यादातर लोग बिना सोचे हाँ कह देते हैं। आरव स्तब्ध था। एथेन ने कहा, हम एक्विजिशन नहीं चाहते, हम पार्टनरशिप चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ जो अपने विजन पर खड़े रह सकें। फिर उसने नया प्रस्ताव रखा,
एक्सेंट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर देगा, लेकिन क्रिएटिविटी कंट्रोल पूरी तरह आरव के पास रहेगा। आरव कुछ पल बोल नहीं पाया। ये वही था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन असली जीत डील में नहीं थी, असली जीत इस बात में थी कि उसने खुद को नहीं बेचा। उस शाम उसने डायरी में लिखा, जिंदगी में कई बार सबसे बड़ा फायदा हाँ कहने में नहीं, सही वक्त पर ना कहने में होता है, क्योंकि हर ना तुम्हें उस चीज के करीब ले जाती है जो सच में तुम्हारी है। उसने पेन रखा, खिड़की से बाहर देखा। आसमान पर सूरज ढल रहा था, नारंगी रोशनी पूरे शहर पर फैल रही है। उसे लगा जैसे ब्रह्मांड मुस्करा रहा हो, लेकिन वो नहीं जानता था अगला अध्याय सिर्फ बिजनेस एक्सपेंशन का नहीं होगा। अब उसकी जिंदगी में ऐसा इंसान आने वाला था जो उसकी सारी उपलब्धियों, उसकी सारी क्लैरिटी, उसकी सारी सर्टेनिटी के सवालों के घेरे में खड़ा कर देगा। पहली बार बिजनेस नहीं, दिल उसके सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। एक्सेंट ग्लोबल के साथ पार्टनरशिप साइन होने के बाद आरव की जिंदगी की रफ्तार अचानक कई गुना बढ़ गई। नई टीम्स जुट रही थी, इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी कॉल्स शुरू हो चुकी थी, अलग अलग देशों के एजुकेटर्स उसके साथ कोलैबोरेट करना चाहते थे। मीडिया इंटरव्यूअर्स, एक्सपेंशन प्लान्स, इन्वेस्टर्स मीटिंग्स, हर दिन किसी वर्ल्ड वाइड की तरह गुजर रहा था। कुछ साल पहले जो लड़का सुबह मेट्रो पकड़ने के लिए भागता था, आज उसके कैलेंडर में मीटिंग इतनी भरी होती थी कि उसे खाना खाने का समय निकालना पड़ता। बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिख रहा था, सक्सेस, रिस्पेक्ट, इन्फ्लुएंस, लेकिन एक अजीब सी बात थी, जितनी तेजी से उसकी जिंदगी फैल रही थी उतनी ही भीतर एक खाली कोना गहरा होता जा रहा था। रात को जब सारी मीटिंग्स खत्म हो जाती और वो अपने अपार्टमेंट की खिड़की के सामने अकेला खड़ा होता, तो उसे एक अजीब सन्नाटा महसूस होता। उसके पास सब कुछ था, फिर जैसे कुछ मिसिंग था। शुरू में उसने उसे थकान समझा, फिर सोचा शायद वर्कलोड ज्यादा है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ ये एग्जॉशन नहीं है, ये लॉनलेस थी। सक्सेस का एक सच जो बहुत कम लोग बताते हैं ये है कि ऊंचाई पर हवा पतली हो जाती है। जितना ऊपर जाते हो उतने कम लोग तुम्हें सच में समझ पाते हैं। एक शाम उसे दिल्ली में एक इंटरनेशनल एजुकेशन समिट के कीनोट देना था। विशाल ऑडिटोरियम था, सैकड़ों लोग बैठे थे, स्पॉट लाइटिंग उसकी आंखों पर थी। उसने स्टेज पर जाकर अपना टॉक शुरू किया। उसने अपनी जर्नी बताई, स्ट्रगल्स बताए, फेलियर्स बताए, चॉइसेस की बात की। पूरा हॉल शांत होकर सुन रहा था। जब स्पीच खत्म हुई तो लंबी तालियां गूंजी। लोग उसके पास आए, हाथ मिलाए, फोटोज खिंचवाई। हर कोई प्रभावित था, लेकिन भीड़ के बीच उसकी नजर पर एक चेहरे पर जाकर ठहर गई। 30-32 साल की एक लड़की पीछे की रॉ में खड़ी थी। बाकी लोग जहां एक्साइटेड दिख रहे थे वो शांत है। उसकी आंखों में एक गहरी स्थिरता है, जैसे वो सिर्फ सुन रही थी, समझ रही थी। कुछ देर बाद नेटवर्किंग सेशंस में वही लड़की उसके सामने आकर रुकी। उसका टॉक अच्छा था। उसने सहज स्वर में कहा। आरव मुस्कराया और थैंक यू। कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर बोली, लेकिन आपने एक महत्वपूर्ण बात नहीं कही। आरव हल्का चौंका। क्या? उसने बिना झिझक के कहा, आपने बताया कि अपने फ्रीडम कैसे पाई, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि उस फ्रीडम की कीमत क्या चुकाई है। ये सुनकर आरव कुछ पल चुप रह गया। बहुत कम लोग उससे इस तरह सीधे सवाल करते हैं। और आपको क्या लगता है कि कोई कीमत चुकानी पड़ी है? लड़की मुस्कुराई, क्योंकि हर मीनिंगफुल चॉइस की कीमत होती है। उसका जवाब इतना सटीक था कि आरव के पास तुरंत कुछ कहने को नहीं था। उसने पहली बार ध्यान से उसे देखा। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंट था, लेकिन दिखावे वाला नहीं, शांत ग्राउंडेड कॉन्फिडेंस। मैं मीरा हूं, उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा। बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट। बिहेवियरल साइकोलॉजी
आरव ने हाथ मिलाया। आरव, वो हल्का हंसी। अपना नाम मुझे पता है। दोनों कॉफी टेबल की ओर बढ़ गए। बातचीत शुरू हुई और देखते ही देखते 1 घंटा गुजर गया। मीरा बाकी लोगों जैसी नहीं थी। वो आरव की अचीवमेंट से प्रभावित होकर सवाल नहीं पूछ रही थी। वो जेन्युइनली उसकी सोच को समझना चाहती थी और सबसे खास बात, वो उसकी हर बात को चैलेंज भी कर रही थी। जब आरव ने कहा कि फ्रीडम सबसे बड़ा लक्ष्य है, तो मीरा ने पूछा, अगर फ्रीडम तुम्हें किसी मीनिंगफुल कनेक्शन से दूर ले जाए तो क्या वो अब भी सबसे बड़ा लक्ष्य है? जब उसने कहा कि सेल्फ रियलाइंस जरूरी है, तो उसने पूछा, क्या हर चीज अकेले करना स्ट्रेंथ है या ट्रस्ट न कर पाने की आदत? ये सवाल असहज करने वाला था, लेकिन स्ट्रैटेजिकली आरव को अच्छा लग रहा था। कई सालों बाद उसकी केयरफुल्ली बिल्ड बिलीव्स को इतने सहज ढंग से क्वेश्चन कर रहा था। इवेंट खत्म होने के बाद वे बाहर आए। रात हल्की ठंडी थी। सड़क किनारे पीली लाइट्स फैली हुई थी। मीरा ने कैजुअली पूछा, वॉक? आरव ने बिना सोचे है कह दिया। वे पास के एक शांत पार्क तक चले गए। चलते चलते बात करियर के जीवन पर आ गई। मीरा ने बताया कि उसने हाई पेइंग कॉरपोरेट कंसल्टिंग छोड़कर लोगों के इमोशनल डिसीजन पैटर्न्स पर रिसर्च शुरू की थी। सबने कहा था पागल हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा। आरव हंसा। फिर तो हम दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। मीरा ने उसकी ओर देखा। डिफरेंस क्या है? तुमने दुनिया को प्रूफ करने के लिए रास्ता बदला था, मैं खुद को समझने के लिए। ये सुनकर आरव चुप हो गया, क्योंकि कहीं न कहीं वो जानता था उसके फैसले में फ्रीडम थी, पर्पस था, लेकिन वैलिडेशन की चाह थी। मीरा ने जैसे ही उसकी चुप्पी पढ़ ली, वो बोली, हम सब शुरुआत में कुछ हासिल करना चाहते हैं। क्वेश्चन ये है कि कब हम हासिल करना छोड़कर जीना शुरू करते हैं। उस रात अब आरव घर लौटा। उसके भीतर एक अनजाना कंपन था। ये सिर्फ अटेंशन नहीं, ये उससे गहरा कुछ था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा के पीछे उस हिस्से को छू लिया हो जिसे उसने सालों से बंद कर रखा था। अगले कुछ हफ्तों में उसकी मुलाकातें बढ़ी, कभी कॉफ़ी पर, कभी लॉन्ग वॉक्स पर, कभी घंटों फ़ोन कॉल्स। मीरा के साथ एक अजीब सहजता थी। अब उसके सामने परफॉर्म नहीं करता था, उसे इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करता था, वो बस होता था। और शायद यही चीज़ उसे सबसे ज़्यादा अस्थिर कर रही थी, क्योंकि उसने बिजनेस, रिस्क, फेलियर सब कुछ समझना सीख लिया था, लेकिन वल्नरेबिलिटी, ये उसके लिए नई टेरिटरी थी। एक शाम वे दोनों शहर की उसी पुरानी किताबों वाली गली से गुजर रहे थे। मीरा ने कैजुअली पूछा, तुम किसी चीज से डरते हो? आरव ने तुरंत कहा, अब नहीं। मीरा रुक गई। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, गलत जवाब। आरव चौंका। क्यों? मीरा ने धीमे से कहा, जो इंसान कहता है कि उसे किसी चीज से डर नहीं लगता, अक्सर वो सबसे ज्यादा डरता है। किसने कहा या किससे? कुछ पल वो चुप रही, फिर बोली, तुमको इतना पास आने देने कि वो तुम्हें सच में देख सके। ये शब्द तीर की तरह उसके भीतर उतर गए, क्योंकि वो जानता था कि यही वो सही कह रही है। सालों से उसने अपनी जिंदगी बिल्ड की थी, लेकिन उसने अपने दिल के चारों ओर भी दीवारें खड़ी कर ली थी। सक्सेस ने उसे स्ट्रांग बनाया था, लेकिन कहीं न कहीं ग्राउंडेड भी। उस रात वो बहुत देर तक सो नहीं पाया। उस छत पर बैठा आसमान देखता रहा, लेकिन पहली बार उसने खुद से स्वीकार किया, वो डरता है फेलियर से नहीं, लॉस से नहीं, बल्कि किसी के सामने पूरी तरह खुल जाने से। उसे पता था कुछ ही दिनों में उसे ऐसा फैसला लेना पड़ेगा जहां उसे चुनना होगा कि अपनी केयरफुल्ली प्रोटेक्शन, इंडिपेंडेंस
या वो कनेक्शंस जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और यही फैसला उसकी अनस्क्रिप्टेड जर्नी की अब तक की सबसे कठिन परीक्षा बनने वाला था। उस रात के बाद आरव ने कई दिनों तक मीरा से दूरी बनाए रखी। उसने खुद को काम में डुबो दिया। नई मीटिंग्स, इंटरनेशनल एक्सपेंशन, एंडलेस प्लानिंग, उसने अपने कैलेंडर को इतना भर लिया कि सोचने की फुर्सत ही न बचे। लेकिन कुछ सच्चाई ऐसी होती हैं जिनसे भागा नहीं जा सकता। हर रात जब सारी आवाजें शांत हो जाती, मीरा की कही एक एक बात उसके भीतर गूंजती। किसी को इतने पास आने देना कि वो तुम्हें सच में देख सके। उसे एहसास होने लगा कि उसने आज़ादी की तलाश में बहुत कुछ पाया था, लेकिन शायद अनजाने में कुछ खोया भी था। एक हफ्ते बाद मीरा का मैसेज आया, कल शाम अगर समय हो तो पुराने झील वाले पार्क में मिलना। आखिरी बार शब्द पढ़ते ही उसके भीतर कुछ खास आया। अगली शाम वो समय से पहले ही वहां पहुंच गया। सूरज ढल गया था, झील का पानी सुनहरा हो गया था। मीरा एक बेंच पर बैठी थी। वो उसके पास जाकर बैठ गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर मीरा ने धीरे से कहा, मैं अगले महीने यूरोप जा रही हूँ। 2 साल का रिसर्च फॉलोशिप मिला है। आरव चुप रहा। उसे लगा जैसे भीतर कुछ खाली हो गया हो। कंग्रेचुलेशन, उसने मुश्किल से कहा। मीरा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में हल्की उदासी थी। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? आरव ने सिर हिलाया। मीरा बोली, क्योंकि मुझे लगा अगर मैंने बिना कुछ कहे चली गई तो शायद हम दोनों अपनी अपनी अधूरी कहानियों में फंसे रह जाएंगे। वो उसी और मुड़ी। आरव, उसने अपनी जिंदगी खुद लिखी है, लेकिन एक जगह तुम भी स्क्रिप्टेड हो। हाँ, तुमने अपने करियर को आज़ाद कर लिया है, लेकिन अपने दिल को अब भी कंट्रोल में रखना चाहते हो। उसके पास कोई जवाब नहीं थी। मीरा ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें बदलना नहीं चाहती, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, क्या तुम सच में जीना चाहते हो या सिर्फ जीतते रहना? यह सवाल उसके भीतर गहरे में उतर गया। वो बहुत देर तक झील की सतह को देखता रहा और अचानक उसे अपनी पूरी यात्रा एक फिल्म की तरह दिखने लगी। वो छोटा सा किराए का कमरा, एक्सेल सीट, पहला क्लाइंट, पहली कमाई, पहली सफलता, पहली बड़ी जीत। उसे समझ आया, हर बार जब जिंदगी ने उसे चैलेंज दिया उसने छलांग लगाई, लेकिन दिल के मामले में वो किनारे पर खड़ा रहा। उसे डर था कि वल्नरेबिलिटी उसे कमज़ोर बना देगी। और तभी उसे एहसास हुआ, जिस तरह बिजनेस में सर्टेनिटी छोड़कर ही ग्रोथ मिली है, उसी तरह रिश्ते में कंट्रोल छोड़कर ही कनेक्शन मिलता है। उसने गहरी सांस ली। पहली बार बिना कैलकुलेशन, बिना एनालिसिस, बिना फ्यूचर प्रोजेक्शन के उसने सिर्फ अपने दिल की सुनी। उसने मीरा की ओर देखा। मैं डरता हूँ। मीरा चुप रही। आरव आगे बोला, बहुत डरता हूँ, क्योंकि पहली बार मुझे लगता है मैं कुछ खो सकता हूँ जो सच में मायने रखता है। उसकी आवाज़ हल्की कांप रही थी, लेकिन शायद यही प्रूफ है और यही रियल है। मीरा की आंखें नम हो गई। आरव ने कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि अनस्क्रिप्टेड लाइफ का मतलब किसी सिस्टम से आज़ाद होना, लेकिन ये समझ आया कि अनस्क्रिप्टेड लाइफ का असली मतलब वहाँ भी हाँ कहना है जहाँ आउटकम पता न हो। कुछ पल की चुप्पी रही और फिर उसने धीमे से कहा, मत जाओ। अगर जाना है तो इस कहानी को खत्म मत होने दो। मीरा मुस्कुराई। वो शांत थी, गहरी थी, सच्ची थी। उसने हल्का उसका हाथ थाम लिया। तुम सच में सीख रहे हो। 2 साल बाद आरव और मीरा उसी झील के किनारे खड़े थे, लेकिन इस बार उसके साथ दर्जनों युवा थे। उन्होंने मिलकर एक ग्लोबल लर्निंग इंस्टीट्यूट बनाया, जहां लोग सिर्फ बिजनेस या स्किल नहीं सीखते थे, वे सीखते थे कि अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट खुद कैसे लिखी जाए। दीवार पर इंस्टीट्यूट का पहला वाक्य लिखा था, जीवन तुम्हें एक स्क्रिप्ट देता है। सवाल ये नहीं है कि वो स्क्रिप्ट कैसी है, सवाल ये है
क्या तुम उसे ज्यों का त्यों निभाओगे या अपनी कहानी खुद लिखोगे? उस शाम आरव ने अपनी पुरानी डायरी का आखिरी पन्ना खोला। उसने लिखा, मैंने सोचा था अनस्क्रिप्टेड होने का मतलब दुनिया के बनाए रास्तों को छोड़ देना। फिर समझा इसका मतलब है डर के बावजूद अपना रास्ता चुनना। और अंत में जाना, सबसे बड़ी आज़ादी तब मिलती है जब तुम खुद को पूरी तरह जीने की अनुमति दे देते हो। तुमने डायरी बंद की। आसमान में ढलना सूरज चमक रहा था। आरव मुस्कराया क्योंकि अब उसे पता था कि कहानी खत्म नहीं हुई। असल में अब जाकर उसकी जिंदगी शुरू हुई थी। इस कहानी यानी ऑडियो बुक समरी से या अनस्क्रिप्टेड से सीखने लायक 5 पॉइंट्स हैं हमारे पास। आइए कुछ विचार उन पर करते हैं। पहला विचार है, तयशुदा रास्ते हमेशा सही रास्ता नहीं होता, सिर्फ इसलिए कि सब वही कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वही तुम्हें सही है। सवाल पूछो। और दूसरा, समय के बदले पैसा कमाना सीमित आज़ादी देता है। असली फ्रीडम तब आती है जब तुम वैल्यू क्रिएट करते हो, सिर्फ आवाज सेल नहीं करते। फेलियर नंबर 3, फेलियर रुकने का संकेत नहीं है, इवॉल्व होने का मौका है। हर बड़ी सफलता कैरेक्टर बनाती है और सोच को शार्पन करती है। नंबर 4, सही मौके पहचानने के लिए ना कहना सीखो। हर चमकता अवसर तुम्हारे विजन के लिए सही नहीं होता। नंबर 5, असली अनस्क्रिप्टेड लाइफ क्लियर फ्रीडम नहीं, ये इमोशनली ओपन होना, अनसर्टेनिटी को स्वीकार करना और पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ जीना, यही है असली अनस्क्रिप्टेड लाइफ। अब आपको बताना है कि ये बुक समरी आपकी ज़िंदगी में क्या क्या चेंज करने वाली है और कौन कौन से पॉइंट्स पे आप इन्हें अपनी ज़िंदगी में अमल में लाने वाले हो। केवल सुनने से कुछ नहीं बदलने वाला है, आप सुनोगे और भूल जाओगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि इसके कुछ ही पॉइंट अगर नहीं भी पॉसिबल होता है तो सिर्फ एक पॉइंट से लिखिए और उस पर अमल कीजिए। और अगली कौन सी बुक समरी या ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं उसके बारे में भी कमेंट्स में लिखना न भूलें। अगर आप मेरी कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं तो अभी आपकी स्क्रीन पर एक QR कोड शो हो रहा होगा, उस पर फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, जो दिल से सपोर्ट करना चाहें। थैंक यू सम्राट एक्स माइंड को सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं एक नई बुक समरी के साथ। थैंक यू।